हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में कंप्यूटर समान ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को वन लाइनर के रूप में क्विक रिवीजन करेंगे, जो आने वाले किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको हेल्प करेगा, खास करके जेटेट के परीक्षा में। क्योंकि जेटेट में आप देखेंगे तो कंप्यूटर से 10 प्रश्न पूछे जाने हैं। ठीक है, याद रखिए, इस सीरीज में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, OSI मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर किसे तार्किक रूप से जोड़ती है? तो याद रखिएगा, OSI मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर दो प्रोसेस को तार्किक रूप से जोड़ती है। अगर पूछा जाए OSI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, अगला सवाल है, OSI रेफरेंस मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं? तो याद रखिएगा 7 लेयर्स होती हैं। OSI रेफरेंस मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं। कौन कौन? फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रिटेंशन और एप्लीकेशन। ठीक है ना। ऐसे एग्जाम की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा OSI रेफरेंस मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं। फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रिटेंशन और एप्लीकेशन। अगला सवाल देखिए, विंडो 8 का डिफ़ॉल्ट इंटरनेट ब्राउज़र कौन सा है? याद रखिएगा IE10। अगला सवाल, संग्रहित प्रोग्राम वाले प्रथम कंप्यूटर की संरचना किसने दी? तो याद रखिएगा वॉन न्यूमैन ने दी थी। अगला सवाल, CDAC द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो याद रखिएगा परम 10,000। ठीक है, अगला सवाल, अच्छा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, CDAC का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसका मुख्यालय पुणे में है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी स्थापना भी याद रखिएगा, CDAC का स्थापना 1988 में की गई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? पुणे में है। ठीक है, इसी CDAC के द्वारा पहला सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया था। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल पूछा गया है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका उपयोग हुआ था? याद रखिए वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था। जबकि दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। तीसरी पीढ़ी में IC का अर्थात इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ था। जबकि चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। जबकि पाँचवीं पीढ़ी में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे AI का इस्तेमाल किया जा रहा है, अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, ब्राउज़र में होम बटन क्या कहलाता है? तो ये प्रारंभिक पेज प्रदर्शित करता है, इसके होम कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल, MIME टेक्स्ट फाइल किस एक्सटेंशन से सेव की जाती है? MIME टेक्स्ट फाइल किस एक्सटेंशन से सेव की जाती है? तो इसका एक्सटेंशन क्या होता है? .html। ठीक है, अगला सवाल, ईमेल को अनधिकृत व्यक्ति द्वारा पढ़ने से बचाने की तकनीक क्या है? ईमेल को अनधिकृत व्यक्ति द्वारा पढ़ने से बचाने की तकनीक क्या है? इनक्रिप्शन है। ठीक है, अगला सवाल, ईमेल पते का सही रूप कौन सा है? ईमेल पते का सही रूप कौन सा है? तो याद रखिएगा, पहले तो आपका एड्रेस होना चाहिए, फिर @, होना चाहिए, फिर gmail.com या फिर coldmail.com, मतलब फॉर्मेट आपका ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्मेट याद रखिएगा। इंटरनेट ब्राउज़र कौन सा है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर। विकल्प में बहुत सारे दिए गए होंगे, है ना, इसमें से उत्तर क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर। अगला सवाल, एक्सेल 2007 में सेल वैल्यू के आधार पर फॉन्ट कलर बदलने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? सवाल सिंपल सा है, एक्सेल 2007 में सेल वैल्यू के आधार पर फॉन्ट और कलर बदलने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो सबसे पहले आपको सेल का चयन करना होगा, फिर होम बटन में जाइए, फिर कंडीशनल फॉर्मेट में जाना होगा और फिर मैनेज रूल्स का अप्लाई करना होगा। ठीक है, ये सही विकल्प होगा इसका। अगला सवाल, एक टेम्पलेट से अनेक दस्तावेज बनाने की सुविधा क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं मेल मर्ज, जो कि MS ऑफिस में उपलब्ध है। MS ऑफिस में मतलब कि MS वर्ड कैसा कह लीजिए आप, MS वर्ड में ये सुविधा उपलब्ध है। अगला सवाल है कि एक्सेल में डेटा को सॉर्ट या फिल्टर करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो डेटा में जाइए और फिल्टर अप्लाई कर लीजिए। क्लिप आर्ट जोड़ने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है? तो सिंपल से इंसर्ट में जाना होगा और क्लिप आर्ट पर क्लिक करना होगा। अगला सवाल, MS ऑफिस का डेटाबेस मैनेजर कौन सा है? तो MS एक्सेस है। इंपॉर्टेंट सवाल, बाइनरी संख्या 1011 का दशमलव मान क्या होगा? ये 11 होगा। इसे कैलकुलेट करके निकालना होगा।
ऑपरेटिंग सिस्टम में संसाधनों के बीच समन्वय कौन स्थापित करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में संसाधनों के बीच कोऑर्डिनेट तालमेल कौन स्थापित करता है? रिसोर्स मैनेजमेंट। अगला सवाल, एम एस डॉस अर्थात एम एस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम, है ना, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखिएगा डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये सिंगल यूजर था जिसे CUI भी कहते हैं। अगला सवाल, ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग जो हार्डवेयर पर नियंत्रण करता है, कौन है वो? कर्नेल। ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग जो हार्डवेयर पर नियंत्रण रखता है, कंट्रोल रखता है, उसे क्या कहते हैं? कर्नल कहते हैं। अगला सवाल है, आधुनिक कंप्यूटरों में इनपुट आउटपुट डिवाइस को CPU और मेमोरी से जोड़ने के लिए क्या प्रयोग होता है? सवाल सिंपल सा है, आधुनिक कंप्यूटरों में इनपुट आउटपुट डिवाइस को CPU और मेमोरी से जोड़ने के लिए क्या प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा बस का प्रयोग होता है। अगला सवाल है, द्विदिशात्मक इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो ये है फ्लैश डिस्क, या फिर फ्लॉपी डिस्क भी एक अलग होता है, वो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है। ये फ्लैश डिस्क भी आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस है, इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह ये काम करता है। तो इसीलिए फ्लैश डिस्क को क्या कहते हैं? इनपुट आउटपुट डिवाइस कहते हैं। द्विदिशात्मक दोनों तरफ से काम करता है ये। अगला सवाल है कि स्क्रीन पर कर्सर नियंत्रित करने वाला छड़ीयुक्त उपकरण कौन सा है? तो ये जॉयस्टिक है जिससे गेम खेलते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? ये है कीबोर्ड। एक और सवाल देखिए, FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन प्रसारण के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज प्रयुक्त होती है? तो याद रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, 30,000 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 300 मेगाहर्ट्ज के बीच में, ठीक है। तो FM प्रसारण के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज प्रयुक्त होती है? तो याद रखिएगा 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 300 मेगाहर्ट्ज तक, ठीक है। तो ये था प्रीवियस ईयर में पूछे गए 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्विक रिवीजन। तो ये बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।